नमस्ते छात्र। पिछली बार हमने वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम सॉइल इरोजन मतलब जो प्रदूषण है उसके बारे में, भू का प्रदूषण उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट इज मेन बाय सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का अर्थ क्या है? अर्थात भू अपक्षरण, भू क्षरण या मिट्टी का क्षरण क्या होता है? तो देखिए बच्चों कि मृदा की पृथ्वी पर ज़मीन के नीचे कुल विस्तृत भाग में से कुछ भाग यह बर्फाच्छादित है। कुछ जो भाग है वो मरुस्थलीय है, इट इज़ डेजर्ट। some is covered by ice, some are deserts and some are mountains and hills। कुछ भाग पर्वत तथा ज़मीन से घिरा हुआ है। तो इसके कारण क्या हुआ है? मनुष्य के उपयोग के लिए जो उपयोगी ज़मीन होती है वो बहुत ही कम है। मनुष्य के लिए जो उपयोगी ज़मीन है वो कैसे है? बहुत ही कम है। तो हम क्या देखते हैं कि देखिए बच्चों कि यहाँ पर ज़मीन का 70.8% जो भाग है वो पृथ्वी का 70.8% भाग यह पानी से घिरा हुआ है और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो क्या है? ज़मीन का है। उस ज़मीन के भाग में हमें कुछ मरुस्थल दिखाई देता है, कुछ पहाड़ दिखाई देते हैं और कुछ भाग बर्फ से आच्छादित हुआ है। तो देखो बच्चों हम क्या देखते हैं कि मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि देखो, soil is said to be polluted when there are changes in its physical, biological and chemical properties and its fertility decreases due to either natural or man-made reason। अब देखो, soil is said to be polluted when there are changes in its biological, physical and chemical property and its fertility decreases due to either natural or man-made reason। अभी यहाँ चित्र को आप देखोगे तो ऊपर जो है वह बहुत काली मृदा आपको दिखाई दे रही है और नीचे जो है वो उबड़ खाबड़ मृदा आपको दिखाई दे रही है। इसका अर्थ क्या है? इस मृदा का प्रदूषण हुआ है। मिट्टी का प्रदूषण जब होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? कारखानों का क्षारयुक्त सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री। जो कारखानों का क्षारयुक्त, अम्लयुक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ होती है। सॉल्टी एसिडिक वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री। द सेकेंड इज रेडियो एक्टिविटी and other pollutants enter and pass through food chain like the soil, crop, water and human body। रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलें, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में प्रवास करते हैं और जिसके कारण मिट्टी का प्रदूषण हो जाता है। तीसरा हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। Toxic substances leach into water. Similarly, diseases spread through various pathogens। मतलब मृदा प्रदूषण के मतलब मिट्टी के प्रदूषण का कारण जल प्रदूषण भी होता है और जिससे जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है? विषैले पदार्थ मृदा में से नज़दीक के जल के स्रोत में जाकर रिस जाते हैं, भूगर्भ में जो जल होता है उसमें प्रवेश करते हैं और उसी प्रकार जीवाणु के कारण भी विविध रोगों का प्रसार होता है। अब जो मृदा का प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है और जल प्रदूषण है, इन सभी का एक दूसरे के साथ क्या होता है? निश्चित संबंध होता है।
जैसे गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके उसको अगर उसी स्थान पर रहने दिया तो उसका प्रदूषण बढ़ जाता है, बाद में वो सड़ जाता है, उसका विलयन होता जिससे उसमें हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है। रिलेशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन विथ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। देखो यह जो गीला कचरा है वहाँ पर ही पड़ा रहा तो सड़ जाएगा। आपने देखा है कि कूड़ेदान जो होता है उसमें जो कचरा है वहाँ पर ही पड़ा रहा तो वो क्या होता है, उसमें से बदबू आने लगती है, वो सड़ जाता है और गंदगी फैलती है, जिससे क्या क्या होता है, मिट्टी का प्रदूषण होता है। और उसका विलयन जब होता है तो उसमें हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है, जिसके कारण सभी जगह पर दुर्गंधी फैलती है। उसमें कृमि तैयार होते हैं और वे बहते पानी में मिलकर पानी का भी प्रदूषण हो जाता है। If wet waste is dumped at wrong places instead of composition, pathogens grow upon it, which are then mixed with water, causing water pollution. इसका अर्थ क्या है कि जो गीला कचरा है अगर वो सड़ गया और वो पानी में मिल गया तो उससे क्या होगा, पानी का प्रदूषण भी होगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो अभी गणपति के त्यौहार में जो निर्माल्य होता है वो नदी में बहाया जाता है, गणपति का विसर्जन नदी में किया जाता है, जो भी कचरा है वो पानी में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है और पानी का प्रदूषण भी हो जाता है। मतलब जो ज़मीन पर हुआ कचरा है उसको अगर पानी में बहा दिया गया तो क्या होगा, उससे भी हमें तकलीफ़ होगी और प्रदूषण बढ़ जाएगा। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसका अर्थ क्या है, कृषि के लिए कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों का या तृणनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मृदा का प्रदूषण होता है। इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, वीडिसाइड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर विच कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। अभी आपने देखा कि चित्र में आपको बहुत सारे उर्वरकों का, कीटनाशकों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा। आगे हम यह देखते हैं कि कृषि के लिए कीटनाशक और तृणनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर उस फव्वारे के कारण वे रसायन हवा में मिलते हैं और वायु प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर वे रसायन पानी में मिलते हैं और जिससे जल प्रदूषण होता है। Excessively spread insecticide and weedicides are mixed with air causing air pollution. इससे क्या होगा कि वातावरण में बहुत सारे उर्वरक फैल जाएंगे और वायु का प्रदूषण भी होगा। Similarly, excessive use of chemical fertilizer causes water pollution. और जो पानी में उर्वरक या रासायनिक पदार्थ मिलने से जल प्रदूषण भी हो जाता है। मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानवीय मलमूत्र, जानवर, पक्षी, उनकी विष्ठा मिलने में मिट्टी में मिलने के कारण भी मृदा का प्रदूषण होता है। यह गंदगी उस स्थान से पर जैसे के वैसे रहने पर उसमें विभिन्न प्रकार की गैस तैयार होती है और मैंने कहा कि यह जो गैस होती है वो दुर्गंधी फैलाती है और यह जो दुर्गंधी फैलाती है जिसके कारण क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा और भूमि का भी प्रदूषण होगा। Soil pollution occurs due to mixing of human wastes, birds and animal wastes. These release various stinking gases causing air pollution. Some waste may cause water pollution if mixed with water. कुछ पानी में मिलने के बाद वो क्या होता है, पानी के साथ मिलकर जल प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और प्रदूषण का जो प्रतिबंध है और नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रतिबंध और नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण और नियमन और उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानून देखो इस प्रकार है।
जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1974, वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974, हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1981, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अलग अलग क्या किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं जिसके कारण प्रदूषण रोकने में सहायता मिलती है, जिसे कहा जाता है जैव वैद्यकीय कूड़ा, धोखादायक उत्सर्ग, ठोस कचरा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण। इन सभी के विषय में विविध नियम और कानून का अस्तित्व हुआ है, जो कारखाने, औद्योगिक वसाहत, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत इत्यादि संस्थाओं का उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नियमों का पालन होता है या नहीं, इस पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय प्रदूषक नियामक मंडल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब केंद्र सरकार का प्रदूषक नियामक मंडल और महाराष्ट्र शासन का, महाराष्ट्र का हम जहाँ रहते हैं वहाँ महाराष्ट्र प्रदूषक नियामक मंडल, इसका क्या किया है, इन संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसके कारण क्या हुआ है, यह प्रदूषण में आपको क्या होगा, कमी दिखाई देती है। यह जो नियामक मंडल है प्रदूषण कम करने के लिए कार्य करती है। अर्थात अगर हमने जल प्रदूषण, भू प्रदूषण और वायु प्रदूषण रोका तो हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि यही प्रदूषण हमारे सभी मानव जाति पर या प्राकृतिक पदार्थों पर क्या बहुत ही परिणाम करते हैं, इसलिए इनको रोकना अनिवार्य है। तो आज हमने तीनों प्रदूषणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। यह पाठ यहाँ खत्म हुआ है। धन्यवाद।